अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दस्तूर की पेश रफ्त पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दस्तूर ने भारत को एक मजहबी गैर जानिबदार जमहूरी अवामी हुकूमत बनाया है। शहरियों को इंसाफ दिलाने और उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से दस्तूर में ज़रूरी और अहम पेशबंदी की गई है। समाजी इंसाफ और मसावत पर मुबनी एक तरक्की याफ्ता समाज तामीर करना एक अहम वसीला दस्तूर है। जैसा कि सब जानते हैं, भारत को 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली थी, लेकिन उस वक्त भी भारत पर अंग्रेजों का कानून था। तो भारत ने 26 जनवरी 1950 को अपना खुद का कानून नाफिज किया और उसके बेस पर भारत की जो हुकूमत है वो एक मजहबी गैर जानिबदार हुकूमत, यानी वो किसी भी मजहब के फेवर में नहीं है, और वो अवामी हुकूमत बनाया गया है, जिसमें शहरियों को इंसाफ दिलाने और उनकी आज़ादी को बरकरार रखने के मकसद से कई तरह के कानून बनाए गए हैं। और समाजी इंसाफ और मसावत वो उस दस्तूर का अहम मकसद है, और उसकी बिना पर वो एक नए भारत की तामीर करना चाहते हैं। अब 26 जनवरी 1950 से हुकूमत का जितना भी काम है वो दस्तूर के मुताबिक होता गया, और उस दस्तूर के मुताबिक चलते हुए जो भारत में जो इतने सालों में 70-72 सालों में जो तब्दीलियां आई है और जमहूरियत जो वुसअत बढ़ी है उसकी, तो वो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो होगा जमहूरियत और सियासी पुख्तगी। महज जमहूरी तर्ज हुकूमत इख्तियार कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके मुताबिक अमल भी होना चाहिए, तभी जमहूरियत समाजी जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बनती है। इस तर्ज हुकूमत के मुताबिक हमारे मुल्क में अवाम को बराह रास्त नुमाइंदगी देने वाली पार्लियामेंट, रियासती विधानसभा और मकामी हुकूमती इदारे वजूद में आए, और अवामी शमूलियत और सियासी मुकाबला आराई की बिना पर भारत में जमहूरियत को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई है। यानी कि सिर्फ बोल देने से आपका मुल्क जमहूरी मुल्क नहीं बन जाता है। जो कुछ भी आपने दस्तूर बनाया है उस पर अमल करना चाहिए। अमल करेंगे तभी जमहूरियत हमारी जिंदगी का, हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाएगी, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क कहलाएगा। तो इसके लिए अलग अलग सतह पर अलग अलग हुकूमती इदारे हैं मौजूद, जो अवाम को नुमाइंदगी में लाते हैं, और उसकी वजह से सियासी मुकाबला आराई भारत में बढ़ गई है, और वही जमहूरियत की कामयाबी की एक अलामत है। मुकर्ररा मुद्दत के बाद होने वाले आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात भारतीय जमहूरियत की कामयाबी की अलामत है। हमारा मुल्क आबादी और वुसअत दोनों एतबार से बहुत बड़ा है। इस वजह से मुख्तलिफ सतहों पर इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं है। बार बार होने वाले इंतखाबात की वजह से भारतीय राय दहिंदगान की सियासी बेदारी को पुख्ता करने में बड़ी मदद होती है। इलेक्शन के दौरान जिन अवामी पॉलिसियां और मसाइल का जिक्र होता है, उनके बारे में राय दहिंदगान की अपनी एक राय बन जाती है। मसाइल के मुतबादिल हल के बारे में गौर फिक्र करने की वजह से राय दही के रुझान में इजाफा हुआ है। जैसा कि सब जानते हैं कि हर 5 साल के बाद भारत में इलेक्शन होता है, और ये इलेक्शन जो होता है इतने बड़े पैमाने पर, वो भी पूरे इंसाफ के साथ इतना सिस्टमेटिक अरेंज किया जाता है, वो भारतीय जमहूरियत की कामयाबी की अलामत है। क्योंकि हमारा मुल्क आबादी के लिहाज से भी बहुत बड़ा है और रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ा है। तो ये इतने बड़े लेवल पर इलेक्शन करवाना किसी चैलेंज से कम नहीं होता है, और इसमें भारत ने वो करके दिखाया है। इसी वजह से वो जमहूरी लिहाज से कामयाब होता जा रहा है। और उसमें इलेक्शन के दौरान जो मसाइल का जिक्र होता है, उनके मुताबिक उसके हल निकालने की वजह से राय दहिंदगी के रुझान में इजाफा होता गया। अब वोट देने का हक, भारत के दस्तूर ने बालिग राय दही के हक को तस्लीम किया है। उस वजह से राय दही का हक बुनियादी तौर पर वसी हो गया है। आज़ादी से कबल राय दही के हक को महदूद करने वाली तमाम तरमीमात और शिकों का खात्मा करके आज़ाद भारत के दस्तूर ने भारत के उन तमाम मर्द और औरतों को राय दही का हक दिया जिनकी उम्र 21 साल मुकम्मल हो चुकी है, और इसमें मजीद वुसअत पैदा करते हुए राय दहिंदगी की उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया। अब भारत का जो दस्तूर है वो बालिग राय दही को तस्लीम करता है, और पहले पुराने उसमें हर को वोट देने का हक हासिल नहीं था, लेकिन भारत ने उन तमाम शर्तों का खात्मा किया, और भारत का दस्तूर नाफिज होने के बाद तमाम मर्द और औरतों को राय दही का हक दिया। 1987 तक राय दहिंदगान की उम्र 21 साल मुकम्मल होनी चाहिए थी, लेकिन 1987 के बाद इस 21 साल की उम्र को घटाकर 18 साल कर दिया गया, यानी हर 18 साल का शख्स वोट दे सकता है भारत।
जमहूरियत की वुसअत में इजाफा करने वाली मज़कूरा तब्दीली की वजह से भारतीय जमहूरियत को अब दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम किया जाता है। राय दहिंदगान की इतनी बड़ी तादाद किसी और जमहूरी मुल्क में नहीं पाई जाती। ये तब्दीली सिर्फ तादाद के लिहाज से नहीं बल्कि म्यार के लिहाज से भी है। उन नौजवान राय दहिंदगान की हिमायत की वजह से कई सियासी पार्टियां इख्तियार की दौड़ में शामिल हुई है। भारत में सियासी मुसाबकत की नौयत में भी तब्दीली आई है। लोगों की ख्वाहिशात और तवक्कुआत की नुमाइंदगी करने की गर्ज से आज कई सियासी पार्टियां इस मुकाबले में उतर आई है। अब ये जो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई है उम्र, इस तब्दीली की वजह से जो है भारतीय जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तस्लीम की गई है। बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री जो है भारत को तस्लीम किया गया है। और ये जो है इतनी बड़ी तादाद में इलेक्शन कराना, किसी और जमहूरी मुल्क में इतनी बड़ी तादाद ही मौजूद नहीं है और उतना मियार भी मौजूद नहीं है। और जैसे इतने बड़े पैमाने पर इलेक्शन होता है, इतने नौजवान उसमें शामिल होते हैं, उसकी वजह से जो है सियासी मुकाबला आराई भी जो है बढ़ गई है, लोगों की ख्वाहिशात भी बढ़ जाती है। अब है जमहूरी लामरकजियत, डिसेंट्रलाइजेशन, जो पेपर के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हुकूमत की लामरकजियत जमहूरियत की बुनियाद है। लामरकजी होने की वजह से हुकूमत का गलत इस्तेमाल करने में रुकावट पैदा होती है, नेज़ अवाम को हुकूमत में शामिल होने का मौका मिलता है। जमहूरी लामरकजियत के सिलसिले में दस्तूर के रहनुमा उसूलों में वजाहत कर दी गई है। रहनुमा उसूलों में दर्ज है कि मकामी सतह के हुकूमती इदारों को ज्यादा इख्तियारात देकर सही मानों में जमहूरियत कायम करने की कोशिश की जाए। अब डिसेंट्रलाइजेशन यानी एक जगह एक सेंटर ना रखा जाए उसका, यानी कि एक ही जगह से हुकूमत ना करते हुए उसको जो है अलग अलग लेवल पर बांट दिया गया है। जैसे एक बड़े पैमाने पर जो है कैपिटल हमारी न्यू दिल्ली में हुकूमत है, फिर उसको स्टेट वाइज बांट दिया गया है, फिर जिले रियासत के लिहाज से जो अलग अलग सतहों पर जो है अलग अलग हुकूमती इदारे कायम किए गए हैं। और उसमें जो है दस्तूर में उसकी वजाहत कर दी गई है कि इनको जो है ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ी कोशिश जो भारत ने की वो 73rd एंड 74th तरमीम में जो है उसने ना सिर्फ मकामी हुकूमती इदारों को दस्तूरी तौर पर तस्लीम किया, बल्कि उन इदारों को अलग अलग लेवल पर जो हुकूमती इदारे हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात भी दिया, जिसकी वजह से जो है हुकूमत में जो गलत काम होता है उसका गलत इस्तेमाल हुकूमत का जो होता है उसमें जो है रुकावट पैदा होती है। अब है हक़ मालूमात यानी RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन का हक। जमहूरियत में शहरियों को मुख्तलिफ तरीकों से बाइख्तियार बनाना चाहिए। शहरियों को शमूलियत का मौका देने के साथ हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात को भी बढ़ाना चाहिए। हुकूमत और शहरी के दरमियान फासला जितना कम होगा और ताल्लुकात जितने करीबी होंगे, उसी तनासुब से जमहूरी अमल मजबूत और मुस्तहकम होता जाता है। इनमें बाहमी एतमाद बढ़ाने के लिए हुकूमत जो कुछ करती है वो शहरियों की समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर जो है जमहूरियत, जब जमहूरी हुकूमत कायम की जाती तो वो जो है वो अवाम के लिए कायम की जाती है। तो हुकूमत जो है वो अवाम को मुख्तलिफ मौकों से इंडिपेंडेंट बनाती है, उन्हें तरक्की के मौके फराहम करती है। अब हुकूमत और अवाम के दरमियान, शहरियों के दरमियान फासला जितना कम होगा, वो जितना एक दूसरे के करीब होंगे, उतनी जो है जमहूरी अमल जो है जमहूरियत जो है मजबूत होगी। और वो करीब कैसे होंगे, तो हुकूमत जो कुछ करती है अगर हम शहरियों को वो समझ में आएगा तो हम हुकूमत से नजदीक होते जाएंगे। शफाफियत और जिम्मेदारी का एहसास, ये जो है अच्छी हुकूमत की खुसूसियत है। और इन्हीं खुसूसियत को बढ़ाने के लिए भारतीय दस्तूर ने जो है हक़ मालूमात, भारत की हुकूमत ने हक़ मालूमात का जो हक दिए शहरियों को दिया है। इसमें क्या होता है कि आपको अगर किसी के मुतालिक कोई शक है या आपको किसी की इन्फॉर्मेशन निकलवानी, तो आप ऑनलाइन बाकायदा फॉर्म भर कर जो है वो उसका जो 2-3 दिन का प्रोसीजर होगा, उसके बाद जो है वो आपको पूरी की पूरी डिटेल्स मिल जाती। तो जैसे आपको पूरी डिटेल मिल जाती तो आपको हुकूमत के काम का समझ में आने लगते हैं। और उसकी वजह से हुकूमत में जो राजदारी है उसका आंसर जो है वो कम हो जाता है, राजदारी कम हो जाती है और हम हुकूमत को समझने लगते हैं और उनसे करीब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है जमहूरियत मजबूत होती है।
तो यही हक मालूमात यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन का हक है जो 2005 से नाफिज किया गया है। अब है क्या आप जानते हैं हुकूक असास नुक्ता नजर यानी राइट बेस्ड अप्रोच। आज़ादी के बाद 1947 के बाद जो है भारत को जमहूरी मुल्क बनाने के लिए कई तरह की इस्तिलाहात की, अलग अलग स्कीम, अलग अलग चीज़ों को नाफिज किया। और उस वक्त जो है शहरियों को इस्तिफादा कुनंदगान यानी फ़ायदा मतलब शहरियों से फ़ायदा हासिल करने की हैसियत से देखा जाता था। लेकिन पिछली चंद दहाइयों से जब भारत ने एक हद तक तरक्की कर लिया है तो वो जो है उन चीज़ों को वो शहरियों के हक के तौर पर देखा जाने लगा। यानी जो कुछ भी फलाह बहबूद वो करता था, जो कुछ भी सहूलतें थी, वो अब जो है शहरियों का हक बन गया है। और इसी वजह से हिंदुस्तान में जो है मालूमात, तालीम और ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ जैसे हक दिया गया है। अब है समाजी इंसाफ और मसावत जो हमारे दस्तूर का मकसद है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इन्हीं दो अक़दार के बेस पर जो है एक नया समाज, एक नया हिंदुस्तान तामीर करना जो है हमारा मकसद है। और उसी के मुताबिक जो दस्तूर में वजाहत की गई है उसी से हम बढ़े चले जा रहे हैं। समाजी इंसाफ कायम करने से मुराद जिन समाजी उमूर की वजह से लोगों के साथ नाइंसाफी की जाती है उनको खत्म करना और इस बात पर जोर देना कि फर्द की हैसियत से सबका दर्जा मसावी है। जात पात, मजहब, जबान, जिन्स, जाय पैदाइश, नस्ल, दौलत वगैरह की बुनियाद पर आला अदना की तफरीक ना करना और तमाम लोगों को तरक्की के मसावी मौके फराहम करना इंसाफ और मसावत का मकसद है। समाजी इंसाफ यानी समाज में जो कुछ भी लोग हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं जो नाइंसाफी फैलाती है उसको ख़त्म करना और ये बात फैलाना कि फ़र्द के हैसियत से, इंसान की हैसियत से सब लोग जो है मसावी है। अलग अलग बेस पर जो ज़ात पात, ज़बान के बेस पर अलग अलग तरह से अमीर और गरीब की तफरीक होती है वो सब कुछ जो ख़त्म करना और उसके बाद जो है सभी को तरक्की के मसावी मौके फराहम करना, ये जो है इंसाफ और मसावत का मकसद है। और इसी से जो है भारत तरक्की कर सकेगा। जब पूरा मुल्क तरक्की करेगा तभी मुल्क की तरक्की होगी और मुल्क का नाम होगा। किसी एक सतह पर एक शोबे में तरक्की हो जाने से नहीं होता है। जब तक सब एक साथ मिलकर मदद नहीं करेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, तब तक जो है मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अब समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के लिए समाज की तमाम सतहों पर कोशिश करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा, जमहूरियत में सब लोगों की शमूलियत को मुमकिन बनाने के लिए समाज के तमाम तबकात को बुनियादी धारे में लाना होगा, यानी उन्हें आगे बढ़ाना होगा। और दरअसल जो है जमहूरियत तमाम समाजी तबकात को समो लेने का, अपने अंदर ले लेने का अमल है और सबको अपने अंदर ले लेने की, जज्ब करने की, एक साथ लाने वाली जो जमहूरियत होती है, जो तमाम तबकात को एक साथ लाती है, उसी से जो है समाज में तसादुम, फितना, फसाद, ये सब जो है प्रॉब्लम्स कम होती है। और इसके नज़रिए के मुताबिक हमारे मुल्क में कई सारी कोशिशें की गई है जो हम इंशाल्लाह भी आगे पढ़ेंगे। पहला है इसमें नशिस्तें महफूज करने की पॉलिसी यानी रिजर्वेशन। इंसानों का जो ग्रोह या समाजी तबका तालीम और रोजगार के मौके से तवील अरसे से महरूम है उनके लिए नशिस्तें महफूज करने की पॉलिसी इख्तियार की गई है। उस पॉलिसी के तहत दर्ज फहरिस्त जातों और जर्ज फहरिस्त जमातों कबाइल के लिए तालीम और सरकारी मुलाजिमतों में कुछ नशिस्तें महफूज रखी जाती है। इसी तरह दीगर पसमानदा तबकात के लिए भी महफूज नशिस्तों का इंतजाम किया गया है। अब समाज में जो है हर एक को मसावी मौके नहीं हासिल होते हैं, तो समाज का जो ग्रोह या कोई तबका अगर तालीम और रोजगार के मौकों से महरूम है तो उनके लिए सरकार ने ये डाला है, जैसे कुछ निचली जात के निचले कबाइल जो होते हैं, आदिवासी कबाइल, उनको जो है तमाम चीज़ों में मौके नहीं हासिल हो पाते, तो जो तालीम और सरकारी मुलाजमत है इसमें जो है सरकार कुछ % हिस्सा इन लोगों के लिए रख देती है। और जैसे अगर 100 सीट है, 100 नशिस्तें महफूज है, तो उसमें से 20% जो है इस तबके के लिए है, 20% इसके लिए, जो अलग अलग कोटा होता है एडमिशन में भी आप देखे होंगे, तो वो जो है नशिस्तें महफूज करने का कानून है। अब दर्ज फहरिस्त जातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल पर होने वाले मुजालिम से तहफ़्फ़ुज़ का कानून। समाजी इंसाफ और मसावत कायम करने के नज़रिए से ये जो है एक अहम कानून है और इस कानून के लिहाज से जो
जो ऊंची ذات والے نچلی ذات والوں پر جو ظلم کرتے ہیں, الگ الگ قبائلوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس پر جو ہے پابندی عائد کی گئی ہے, اور اگر ظلم ہونے کی صورت میں آپ پکڑے گئے تو اس کے لیے جو ہے سزا بھی مقرر کی گئی ہے. اب اقلیتوں کی بابت پیش بندی. اقلیت یعنی مائنورٹی, کسی سماج میں جو لوگ جو ہے کم تعداد میں پائے جاتے ہیں وہ اقلیت ہوتی ہے. ہندوستانی دستور نے اقلیتوں کے لیے کئی انتظامات کیے ہیں, اور اقلیتوں کو تعلیم, روزگار کے مواقع مہیا کرنے کے لیے بھی حکومتوں نے کئی اسکیم نکالی ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے. ذات پات, مذہب, نسل, زبان, علاقے وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کرنے کی پابندی بھی عائد کی ہے, اور ان بندوبست کے حساب سے اقلیتوں کو جو ہے کچھ حقوق حاصل ہوئے ہیں, جس میں پہلا ہے استحصال کی مخالفت کا حق, یعنی ان پر جو ظلم تشدد ہوتا ہے تو اس کی مخالفت کا حق. آزادی کا حق, ان کی تہذیبوں و تعلیمی حقوق, یعنی وہ اپنی تہذیب منائے, اپنی تہذیب کے ساتھ رہے, تعلیم حاصل کرے, اور مساوات کا حق یعنی ایکویلٹی. یہ جو ہے اقلیتوں کو حقوق حاصل ہوئے ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ, خواتین سے متعلق قوانین اور نمائندگی سے متعلق پیش بندی. آزادی ملنے کے بعد سے ہی جو ہے خواتین کو بااختیار, خواتین کو انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش جو شروع کر دی تھی, اور خواتین کی ناخواندگی دور کرنے, خواتین کو تعلیم دلا کر ان کو ترقی کے بھرپور مواقع فراہم کرنے کے لیے جو صرف قومی لیول پہ, بھارت لیول پہ نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پر جو ہے خواتین کے مسائل پر ڈسکشن ہوا, اور اس کے بعد جو ہے خواتین کے لیے کچھ قوانین بنائے گئے, جیسے باپ اور شوہر کی جائیداد میں مساوی حصہ, پھر جہیز مخالف قانون, اور جنسی استحصال کے خلاف قانون, یعنی جو مرد اور عورت کا جو تفریق ہے اس کے خلاف قانون, اور گھریلو تشدد یعنی ڈومیسٹک وائلنس, جو گھر میں جو ہے ان پر تشدد کیا جاتا ہے, مار پیٹ جاتی ہے, اس کے خلاف قانون. ہمارے ملک میں سیاست اور سیاسی اداروں میں بھی خواتین کی نمائندگی شروع سے ہی کم رہی ہے. دنیا کے کئی ملکوں نے خواتین کی نمائندگی بڑھانے کی کوشش کی, اور بھارت نے بھی اسی مناسبت سے کوشش کی, اور اس میں جو ہے 73ویں اور 74ویں ترمیم میں اس نے, جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھے, مقامی حکومتی اداروں کو اختیارات دیے, تو اس کے ساتھ ساتھ مقامی حکومتی اداروں میں خواتین کے لیے بھی 33% نشستیں محفوظ کر دی ہے. اب مہاراشٹر اور آگے بڑھ کے جو ہے باقی ریاستوں نے بھی جو ہے اس فیصد کو بڑھا کر 50% کر دیا. پھر خواتین کے لیے قومی خواتین کمیشن قائم ہوا, ریاستی خواتین کمیشن بھی قائم کیا گیا, اور ایک قانون جو خواتین کے لیے بنایا گیا, گھریلو تشدد سے خواتین کو تحفظ دینے والا قانون. یہ جو ہے جمہوریت کو مضبوط بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے, کیونکہ اس سے جو ہے خواتین کی عزت, اس کی سیلف ریسپیکٹ, اس کی اہمیت جو ہے ظاہر ہوتی ہے, اور یہ جو ہے ایک پرانی پرتھا کے خلاف جو بھارت نے قانون بنایا, تو اس کی وجہ سے جو اس کی جمہوریت زیادہ بامعنی ہو گئی ہے. اور خواتین کے متعلق جتنے بھی قانون ہیں اس چیپٹر میں, خواتین کے متعلق جتنے بھی ٹاپک آئے وہ پیپر کے لحاظ سے کافی امپورٹنٹ ہے. اب ہے عدلیہ کا کردار یعنی عدالت. جمہوریت کو مضبوط بنانے کے عمل میں اور سماجی انصاف و مساوات کے مقاصد کے حصول کی سمت میں ملک کو ترقی دینے کے سلسلے میں بھارت کی عدالت کا بہت اہم کردار ہے, کیونکہ جو کوئی بھی سماجی انصاف کے خلاف, مساوات کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا ہے تو بھارت کی عدالت جو ہے انہیں سزا سناتی ہے, تاکہ دوسرے لوگ بھی عبرت حاصل کر سکے. اب بھارت کی عدالت نے دستور کا جو ہے باریک بینی سے مشاہدہ کیا ہے, اور اس کے سلسلے میں جو ہے کچھ کارنامے انجام دیے جو درج نکات سے سمجھنا آسان ہوگا, جس میں پہلا ہے دستور کا بنیادی ڈھانچہ. دستور جو ہے جامد نہیں ہوتا, یہ کسی زندہ دستاویزات کی طرح ہے, اور حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنی پڑتی ہے. اب دستور کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ دستور کے جو کچھ بیسک ایلیمنٹس ہے, جیسے جسٹس, لبرٹی, ایکویلٹی, جو بولیں گے آزادی, مساوات, اخوت, بھائی چارگی. تو یہ جب جو ہے دستور جو کوئی جامد جمع ہوا چیز نہیں کہ ایک بار بنا دیے ختم, وہ جو زندہ دستاویزات ہے, جیسے جیسے حالات آئیں گے اس کے مطابق اس میں تبدیلی کر سکتے, اور یہ اختیار جو ہے پارلیمنٹ کو حاصل ہے. لیکن جو ہے جب بھی پارلیمنٹ قانون میں تبدیلی کرے گی, ترمیم کرے گی, تو دستور کی بنیادی ساخت, بیسک سٹرکچر کو جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچائے گی, اسے وہ تبدیل نہیں کر سکتی ہے. اب دستور میں درج بنیادی حقوق کے ذریعے شہریوں کو جو تحفظ حاصل ہوا ہے اسے مزید بامعنی بنانے کے لیے عدالت نے کئی فیصلے سنائے, جن میں آدیواسیوں کو باصلاحیت بنانا, اور حقوق اطفال یعنی بچوں کا حق, ان کی متوازن غذا وغیرہ, اور انسانی حقوق کی نگہداشت جو آپ 9th اسٹینڈرڈ میں پڑھ چکے ہیں, اور خواتین کے وقار اور عزت نفس کو قائم رکھنے کی ضرورت. ان موضوعات پر جو عدالت نے اپنے فیصلے سنائے ہیں.
اب جو یہ ویب ہے یہ کیا آپ جانتے ہیں یا ایکسٹرا ٹاپک میں ہی ہے جو بیچ میں آتے ہیں اور یہ پیپر کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے. دستور کی ساخت میں شامل شکیں کہ حکومت کی عوامی اور جمہوری نوعیت ہو وہ عوام کے لیے ہو, حکومت کی وفاقی نوعیت ہو جو غیر مذہبی غیر جانبدار ہو, ملک کا اقتدار اعلیٰ اور ملک کے اتحاد و یکجہتی کا تحفظ کرے, اور غیر مذہبی غیر جانبدار اور دستور کی برتری کرنے والی حکومت ہو. اور یہ ایک ویب ہے اچھی حکومت کی خصوصیات, جو انصاف پر مبنی حکومت ہو, مؤثر ہو, فعال ہو یعنی کام میں ایکٹیو ہو, شفافیت ہو اس میں, سرکاری نظام اور فیصلے کے عمل میں جو ہے وہ عوام کو بھی شامل کرے, جواب دہ ہو, عوام سے جو ہے زیادہ پیچیدہ نہ ہو, عوام کو ہر ایک سوال کا اپنے جواب دے کھل کر, اور ذمہ داری کا احساس رکھے. تو اس چیپٹر کے کویشچن آنسر انشاءاللہ آج یا کل میں ضرور آئیں گے. امید ہے آپ کو چیپٹر سمجھا ہوگا.